नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। आज राहुल गांधी के नाम अखिलेश यादव की एक चिट्ठी सुर्खियों में है। इस चिट्ठी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राहुल की कामयाबी की कामना की है। दरअसल सफलता के लिए शुभकामनाओं का यह संदेश भारत जोड़ो यात्रा को लेकर है। कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ बढ़ रही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यात्रा कल यूपी की दहलीज में कदम रखेगी। इसके बाद अगले 3 दिन तक ये उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगी। अखिलेश यादव ने एक खत भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के न्योते के जवाब में लिखा है। दिलचस्प बात यह है कि इस चिट्ठी में अखिलेश ने एक बार फिर भी कांग्रेस का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने कहीं भी राहुल की राजनीतिक कामयाबी की कामना नहीं की है, बल्कि उन्होंने लिखा है कि भारत जोड़ो यात्रा देश की समावेशी संस्कृति के संरक्षण के लक्ष्य को हासिल करेगी। अखिलेश की चिट्ठी इसलिए खास है क्योंकि 24 घंटे पहले ही अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के एक बयान को लेकर उन पर तंज किया था। राहुल ने कहा था कि समाजवादी पार्टी के पास राष्ट्रीय विचारधारा नहीं है। इस पर अखिलेश ने तीखा पलटवार किया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के लोगों को समाजवादी पार्टी के बारे में यह नहीं कहना चाहिए कि वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। अखिलेश यादव ने राहुल को लगे हाथ पुराने दिनों की याद दिला दी। उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक जब तक कांग्रेस को सरकार बनाने की जरूरत थी तो वो सपा के विधायकों का समर्थन मांग रही थी। अखिलेश यादव ने यह भी कह दिया कि जब कांग्रेस के प्रत्याशी को यूपी में लोकसभा चुनाव जीतना होता है तो समाजवादी पार्टी के समर्थन की जरूरत रहती है। इशारा खुद राहुल गांधी की तरफ था। इससे अखिलेश और राहुल के बीच की जुबानी तकरार की तपिश को समझा जा सकता है, लेकिन अब अखिलेश यादव के तेवर बदले बदले से लग रहे हैं। आखिर इस चिट्ठी में सियासत का कौन सा नया संदेश छिपा है, आज मैं इसका करूंगा पूरा विश्लेषण। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। सियासत में माहौल बदलते देर नहीं लगती। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के यूपी में कदम रखने से पहले राजनीति का मौसम भी करवट ले रहा है। अखिलेश यादव के ताजा अंदाज को समझने से पहले 24 घंटे पहले तक की जुबानी तकरार को भी जान लेना जरूरी है। दरअसल पिछले दिनों कांग्रेस नेता कमलनाथ ने दावा किया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी पीएम पद का चेहरा होंगे। इस पर अखिलेश यादव ने कल साफ कह दिया था कि विपक्ष की तरह से यह बात अभी कोई तय नहीं कर सकता। अखिलेश का यह बयान तब सामने आया जबकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दो टूक कह दिया था कि विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी को बतौर पीएम पद के चेहरे पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। जाहिर है इससे विपक्ष की रणनीतिक एकजुटता को लेकर आशंकाएं बढ़ने लगी थी, लेकिन अब राहुल को यात्रा की शुभकामनाएं देकर अखिलेश यादव ने चर्चाओं को नया मोड़ दिया। राहुल के नाम अखिलेश की चिट्ठी। राहुल का यात्रा निमंत्रण, अखिलेश का धन्यवाद। एक चिट्ठी ने बदल दिया विपक्षी खेमे का मिजाज। भारत जोड़ो तो जो बिखरे लोग हैं, जो डरे लोग हैं, जो सहमे लोग हैं, उनको एक जगह मजबूती के साथ राहुल जी के नेतृत्व में खड़े होने का अवसर मिलेगा। 24 घंटे के भीतर अखिलेश के बदले बदले तेवर। दावा करता हूं कि पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश राहुल गांधी का स्वागत करेगा, उनको पूरी तरीके से उनको आशीर्वाद देगा। मायावती ने भी चिट्ठी के लिए राहुल को कहा शुक्रिया। विपक्ष की धन्यवाद राजनीति से भाजपा सावधान। ये कांग्रेस पार्टी को तो प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जी यदि प्रायश्चित यात्रा निकालते तो जनता ज़्यादा समर्थन करती। प्रदेश में जनाधार विहीन कांग्रेस, जिसका एक प्रमुख कारण है कि उत्तर प्रदेश को वो केवल छूकर निकलेंगे, बदनाम। 24 के राजपथ पर विपक्ष जोड़ो यात्रा।
राहुल को अखिलेश मायावती संदेश। बात तो चुभेगी। राहुल गांधी की यूपी से होकर गुजरने वाली भारत जोड़ो यात्रा को अखिलेश यादव के साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी शुभकामनाएं दी है। मायावती ने राहुल गांधी की तरफ से यात्रा में शामिल होने के निमंत्रण के लिए भी उन्हें धन्यवाद दिया। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी की इस यात्रा ने यूपी में विपक्षी दलों के खेमे में इतनी हलचल क्यों पैदा कर दी है। आखिर 3 दिनों तक यूपी में रहने के दौरान राहुल गांधी विपक्षी एकता को लेकर क्या संदेश देने वाले हैं। कांग्रेस भले दावा करती हो कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का मकसद सियासी नहीं है, लेकिन यात्रा का रूट और तैयारियों की तस्वीरें कुछ और बयां करने वाली हैं। बागपत और शामली से होकर गुजरने वाली इस यात्रा के लिए जयंत चौधरी को भी न्योता भेजा गया है, तो भारतीय किसान यूनियन के नेता भी इसमें शामिल हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब यूपी में प्रवेश करने वाली है। मंगलवार को राहुल गांधी दिल्ली से गाजियाबाद के लोनी के रास्ते यूपी में कदम रखेंगे और उनके साथ करेंगे हजारों समर्थक भारत जोड़ो यात्रा में कदम ताल। राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती को न्योता दिया था। दोनों ने इस निमंत्रण के लिए राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन खुद के यात्रा में शामिल होने के कोई संकेत नहीं दिए। सबसे पहले अखिलेश यादव की इस चिट्ठी के शब्दों पर गौर कीजिए। अखिलेश ने राहुल गांधी के नाम जवाबी चिट्ठी में लिखा, प्रिय राहुल जी, भारत जोड़ो यात्रा में आमंत्रण के लिए धन्यवाद एवं भारत जोड़ो की मुहिम की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। भारत भौगोलिक विस्तार से अधिक एक भाव है जिसमें प्रेम, अहिंसा, करुणा, सहयोग और सौहार्द ही वो सकारात्मक तत्व है जो भारत को जोड़ते हैं। आशा है ये यात्रा हमारे देश की इसी समावेशी संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के कार्यकर्ता और आमजन उस यात्रा को समर्थन कर रहे हैं। हम लोग बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करके चल रहे हैं, महादेव से, कि उनकी यात्रा सफल हो। जो उनका उद्देश्य है भारत जोड़ो, मतलब जो बिखरे लोग हैं, जो डरे लोग हैं, जो सहमे लोग हैं, उनको एक जगह मजबूती के साथ राहुल जी के नेतृत्व में खड़े होने का अवसर मिले, राहुल जी नेतृत्व करें, यही बाबा विश्वनाथ से हम लोग कामना करते हैं। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा इस देश पर शासन करने का अवसर कांग्रेस को मिला और कांग्रेस ने अपने सत्ता में रहते हुए उस समय ये बातें नहीं सोची जो आज देश बहुत मजबूत है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज G20 का नेतृत्व करने का भारत को अवसर मिला है। जब 2 देश आपस में लड़ते हैं वहाँ पर भारत के तिरंगा पहुँचता है तो युद्ध रुक जाता है। तो इस तरह की आज सामरिक शक्ति भी भारत का बढ़ा है, तो इसलिए इस समय ये यात्रा का कोई औचित्य नहीं है। ये यदि अपने प्रायश्चित यात्रा निकालते कांग्रेस की प्रायश्चित यात्रा तो ज़्यादा उपयोग रहता है। इससे पहले अखिलेश ने राहुल की तरफ से न्योता भेजे जाने पर चिट्ठी मिलने की बात से इनकार किया था। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि हमारी विचारधारा अलग है और भाजपा और कांग्रेस दोनों एक हैं। इस पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी को लेकर कहा था कि उसके पास राष्ट्रीय विचारधारा नहीं है, जिस पर अखिलेश ने तीखा पलटवार किया था। समाजवादियों ने ऐसे तमाम फैसले लिए जो राष्ट्र हित में थे, इसलिए कांग्रेस पार्टी के लोगों को समाजवादी पार्टी के बारे में ये नहीं कहना चाहिए कि वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय मुद्दे नहीं है। नेताजी इस देश के रक्षा मंत्री रहे हैं और मुझे याद है मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनना था, सबसे पहले वो समाजवादी पार्टी के विधायक को ढूंढ रहे थे और मुझे याद है कि सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने उनको समर्थन दिया था और उसी समर्थन की वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में जब इस बात का चर्चा थी सरकार किसकी बनेगी, हालांकि गिनती थी, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के विधायकों का सहयोग और समर्थन वो मांग रहे थे। अखिलेश यादव ने सिर्फ 24 घंटे पहले राहुल गांधी का बिना नाम लिए उन पर चुभने वाला तंज किया था। उन्होंने राहुल को ये याद दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि वे यूपी से जब भी चुनाव लड़े तो सपा ने लोकसभा चुनाव में उनकी उम्मीदवारी को अपना समर्थन दिया। केवल एक बार नहीं, नेताजी ने कई बार लोकसभा की सीटों पर जो उत्तर प्रदेश में आती हैं, वो राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशियों को हमेशा समर्थन देकर के उन्हें जिताया है।
साफ है कि कांग्रेस और सपा के बीच इस वक्त सियासत का सबसे बड़ा हिसाब किताब चल रहा है। अभी दोनों दलों में तकरार की चर्चा सरगर्म होने की शुरुआत ही हुई थी कि अखिलेश ने अब नरम तेवर दिखा दिए हैं। लेकिन इसमें भी दिलचस्प है, उनकी चिट्ठी में कांग्रेस का एक बार भी जिक्र नहीं होना। यानी अखिलेश ने सिर्फ इतना भर कहकर राहुल को शुभकामनाएं दी हैं कि देश की एकता की मुहिम में हम आपके साथ हैं। बाकी मुद्दों पर सपा अध्यक्ष ने एक शब्द नहीं कहा है, इसके भी गहरे मायने निकलते हैं। जब व्यक्ति बड़ी सोचता है, बड़ी बातों को लेकर चलता है, राहुल जी ने पहले भी प्रेस में भी कहा कि पहले और में बहुत अंतर है, तो निश्चित तौर से हम सब लोग भी यही चाहेंगे, कामना करेंगे कि जैसे सब लोग जुड़ रहे हैं, पूरा देश जुड़ रहा है, उस तरीके से परिवार भी जुटे, सब लोग साथ जुटें, सबका साथ सहयोग मिले और मजबूती के साथ समाज की, देश की सेवा करें। उधर बसपा अध्यक्ष मायावती ने भी राहुल गांधी की चिट्ठी का जवाब ट्वीट से दिया है। उन्होंने राहुल को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता भेजने के लिए धन्यवाद दिया है। साफ है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के जरिए यूपी में 2024 की चुनावी जंग के लिए विपक्ष को जोड़ने की बड़ी रणनीति परवान चढ़ रही है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं कि आखिर 72 घंटे तक यूपी में रहने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर गाजियाबाद से बागपत और शामली तक कैसी तैयारियां की गई हैं। आखिर यूपी से होकर गुजरने वाली राहुल की यात्रा का रंग कैसा होने वाला है। कन्याकुमारी से यूपी तक आ पहुंची राहुल गांधी की यात्रा के हर पड़ाव पर नए रंग नजर आए। इसमें राहुल की तेजी, उनकी रफ्तार और धार की सबसे ज्यादा चर्चा रही। पार्टी के नेता इसे राहुल गांधी का मेकओवर बता रहे हैं। यहां तक कह रहे हैं कि कथित तौर पर मीडिया के जरिए उनकी छवि को लेकर जो दुष्प्रचार किया गया, उसकी धुंध छंट चुकी है और असली राहुल गांधी देश के सामने आ चुके हैं। राजनीति में एक नया नैरेटिव तय करने में कांग्रेस जरूर सफल हुआ है। जो हमारे आलोचक थे, जो हमारे साथ नहीं थे, वो भी आज कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में कमाल हो गया है, कांग्रेस पार्टी ने कुछ करके दिखाया है और पहली बार असली राहुल गांधी जी देश के सामने दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी जी के लिए व्यक्तिगत तौर से एक कनेक्टिविटी आया है जनता के साथ और संगठन के लिए एक कलेक्टिविटी हमने अभी डिस्कवर की है। जाहिर है अब कांग्रेस की नजर में जो असली राहुल गांधी सबके सामने आए हैं, उनका यूपी वाला जलवा भी सामने आने वाला है। इसलिए पार्टी ने देश में आबादी और सियासी ताकत के लिहाज से सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा को कामयाब बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। कल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा गाजियाबाद के लोनी में पहुंच रही है और लोनी की आपको तस्वीर दिखाते हैं कि जहां पर भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी उससे पहले लोनी में यहां पर एक टेंट लगाया गया है और जो लोग हैं दूर दराज से जो इस भारत जोड़ो यात्रा में पहुंचेंगे उनको रुकने की जो व्यवस्था है वो आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर सर्दी का समय है और यहाँ रजाई गद्दों के साथ यहाँ पर जो व्यवस्था है वो की जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कल लोनी में पहुंचेगी और लोनी में जिस स्थान पर कल वो पहुंचेगी और पहुंचने के बाद रात्रि जहां विश्राम होगा वहां पर हम आपको खाने की व्यवस्था दिखाते हैं कि यहाँ पर खाने की पूरी तरीके से जो व्यवस्था है वो व्यवस्था हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मसाले हैं और तरह तरह के यहाँ पर जो व्यंजन हैं वो बनाए जा रहे हैं, जो सब्जियां हैं वो बनाई जा रही हैं। तैयारी आज से ही शुरू है क्योंकि आज यहाँ पर जो लोग हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से वो यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचेंगे, हज़ारों की संख्या में वो लोग पहुँचेंगे और उन सभी के खाने पीने की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर लड्डू बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर पकौड़ियाँ बनाई जा रही हैं। कांग्रेस की कोशिश गाजियाबाद से लेकर बागपत और शामली से गुजरने वाली इस यात्रा के जरिए ऐसी सियासी धमक पैदा करने की है जो भाजपा के लिए चुनौती साबित हो। इसके लिए दूर दूर से कांग्रेस के कार्यकर्ता गाजियाबाद की तरफ कूच कर चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा के लिए कांग्रेसियों का जत्था रवाना हो रहा है। कांग्रेस नेता अजय राय जी रवाना हो रहे हैं। आप तो
कितना जोश, कितना उत्साह, क्या करना? देखिए, ऐसा है, राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाला है, उसमें हम सब लोगों से जो हो सकेगा, जो बन पड़ेगा, पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के कार्यकर्ता और आमजन उस यात्रा को समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए काशी से इन बसों में सवार होकर जो कार्यकर्ता हैं वो रवाना हो रहे हैं। आप देखें, राघवेंद्र चौबे जी हैं, तो यहाँ से अब भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए मन में क्या उत्साह है? देखिए, स्वतः बनारस से हमें लग रहा है कि पहली बार इतने लोग बसों से, अपने साधनों से सब लोग जा रहे हैं। एक अलग ही उत्साह है लोगों के अंदर अपने नेता के साथ चलने के लिए, नेता के को ताकत देने के लिए। पार्टी का दावा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राज्य में एक बड़ी छाप छोड़ने जा रही है। जिसको भी इस देश से प्यार है, जो इस देश को गुलामी की राह पर नहीं देखना चाहता, जो इस देश को बिकते हुए नहीं देखना चाहता, जिसने अपनी माटी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को हमेशा समर्पित रहा है, और जो लोग सच्चे देशभक्त हैं, वो सब लोग आज भारत जोड़ो यात्रा में किसी न किसी रूप में जरूर सम्मिलित। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में यूपी के राजपथ पर कैसा रेला दिखने वाला है और इसका क्या सियासी संदेश सामने आएगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भाजपा के सांसद वरुण गांधी क्या कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं? इस वक्त ये सवाल सोशल मीडिया से लेकर तमाम सियासी गलियारों में चर्चा में है। दरअसल इसकी वजह वरुण गांधी के उस वायरल भाषण को बताया जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर यह झलक रहा है कि वो केंद्र और राज्य की मौजूदा भाजपा सरकार से खुश नहीं है। वरुण गांधी ने कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों पर राहुल गांधी से भी सवाल किए जा चुके हैं। इस पर शनिवार को राहुल गांधी ने दिलचस्प जवाब दिया था। राहुल ने कहा था कि वरुण गांधी के पार्टी में शामिल होने या नहीं होने का सवाल खड़गे जी यानी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। उन्होंने आगे कहा था कि वैसे तो भारत जोड़ो यात्रा में उनका या सबका स्वागत है, लेकिन वो भाजपा में है, उनको दिक्कत हो सकती है। वरुण गांधी एक के बाद एक बिना नाम लिए भाजपा सरकार पर सीधा हमला बोल रहे हैं। जुबान पर युवाओं के रोजगार का मुद्दा है और निशाने पर वो वादे जो भाजपा ने चुनाव में किए थे। मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति, हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए। वरुण गांधी इससे पहले किसान आंदोलन से लेकर कोरोना के दौरान अलग अलग मुद्दों पर भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारों को निशाने पर ले चुके हैं। हिंदू मुस्लिम से जुड़े मुद्दों पर बंटवारे की राजनीति के आरोप लगा चुके हैं। भले ही वरुण ने सीधे सीधे पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन अब तक कहने को कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा है। अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी में कदम रखने वाली है। ऐसे में ये अटकलें आसमान पर हैं कि वरुण गांधी कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। सवाल सरगर्म है कि क्या देश जोड़ने निकले राहुल गांधी वरुण गांधी को भी कांग्रेस से जोड़कर परिवार को जोड़ने की पहल करेंगे। जब व्यक्ति बड़ी सोचता है, बड़ी बातों को लेकर चलता है, राहुल जी ने पहले भी प्रेस में भी कहा कि पहले और में बहुत अंतर है, तो निश्चित तौर से हम सब लोग भी यही चाहेंगे, कामना करेंगे कि जैसे सब लोग जुड़ रहे हैं, पूरा देश जुड़ रहा है, उस तरीके से परिवार भी जुटे, सब लोग साथ जुटें, सबका साथ सहयोग मिले और मजबूती के साथ समाज की, देश की सेवा करें। परिवार की जहाँ तक बात है, इसके संदर्भ में मेरी कोई जानकारी नहीं है, मुझे मालूम नहीं, तो इस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। पर मैं इतना जानता हूँ कि मेनका जी और वरुण जी का जो अपमान भाजपा कह रही है, ये तो मेनका जी वरुण जाने कब तक वो बर्दाश्त करेंगे। ये चर्चा भी तेज है कि क्या वरुण अमेठी से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। इस चर्चा को अमेठी के कांग्रेस नेताओं के बयानों ने और बढ़ा दिया है। अब कयास लगाने वाले लगा रहे हैं, और ये परिवार है, ये इन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो यात्रा भारत जोड़ो चल रही है, इसमें सभी को आवेदन निमंत्रण दिया गया है। बहुत से लोग सब जुड़ रहे हैं, तो इसमें कोई भी जुड़ सकता है। अब इनका भाई भाई जुड़ जाए, अच्छी ही बात है। सवाल है कि क्या इन बयानों का कोई सिरा कांग्रेस के भीतर नई तैयारी से जुड़ा है। दिलचस्प ये है कि राहुल गांधी खुद वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर पल्ला झाड़ चुके हैं। शनिवार को उन्होंने गेंद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पाले में डाल दी थी। स्वागत किसी का भी है,
बट वो बीजेपी के हैं तो उनका वहां पे प्रॉब्लम तो होगा। खास बात यह है कि राहुल गांधी ने खुद वरुण गांधी के पार्टी में शामिल होने की बात को खुलकर नकारा भी नहीं है, इसलिए अटकलें तेज हैं। श्री वरुण गांधी जी के बारे में कह रहा हूँ कि ये कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का काम है कि कौन जुड़ता है कौन नहीं जुड़ता है, लेकिन जो एक प्रयास, ये प्रयास सिर्फ परिवार को जोड़ने का नहीं है बल्कि पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने का है। और जब हिंदुस्तान जुड़ेगा तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन होगा, दुनिया में इसका महत्व मिलेगा। पिछले दिनों कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने राहुल गांधी के दोबारा अमेठी से चुनाव लड़ने के संकेत दिए थे। इसलिए एबीपी गंगा ने अजय राय से पूछा कि क्या ये मुमकिन है कि आने वाले दिनों में अमेठी से वरुण गांधी को कांग्रेस का उम्मीदवार बना दिया जाए। आखिर इन अटकलों में कितना वजन है? अब ये पार्टी तय करेगी। हम सब लोगों की सोच यही है, हम लोगों की डिमांड यही है, लोगों की वहाँ की डिमांड है। जो अमेठी जब मैं प्रभारी के तौर पर वहाँ जाके काम कर रहा था तो उन लोगों की सोच यही है कि राहुल गांधी जी हमारा नेतृत्व करें, राहुल जी को अपना वो सांसद बनाना चाहते हैं। हार जो हुई है, जो राहुल गांधी की नहीं अमेठी की जनता की हार हुई है, जनता पूरी तरीके से उसका बदला लेना चाहती है। और भले ही कांग्रेस की तरफ से अभी वरुण गांधी को पार्टी से जोड़ने को लेकर कुछ भी साफ साफ नहीं कहा जा रहा, लेकिन इस चर्चा ने राज्य की सियासत गरमा दी है। भाजपा की प्रतिक्रिया भी कम दिलचस्प नहीं, वो कोई चुनौती नहीं, कांग्रेस से कोई चुनौती नहीं है और चुनौती किसी से नहीं है। देश की जनता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कामों से प्रसन्न है और आज भी उनके ऊपर भरोसा करती है। उनके आसपास भी कोई नेता नहीं है। साफ है कि वरुण गांधी को लेकर यूपी की सियासत में कोई न कोई नई खिचड़ी तो जरूर पक रही है, लेकिन ये कब तक पूरी हो पाएगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एक पुरानी फिल्म का संवाद है कि हार को जीत में बदलने वाले को बाजीगर कहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा यही बाजीगिरी दिखाने की तैयारी में है। जिन सीटों पर भाजपा की 2019 के लोकसभा चुनाव में हार हुई थी, वहां हर हाल में कमल खिलाने के लिए भाजपा ने बड़ी योजना तैयार की है। इसका फॉर्मूला तय करने के लिए अमित शाह 16 और 17 जनवरी को यूपी के दौरे पर रहेंगे। पहले दिन वो अंबेडकर नगर और बलरामपुर जाएंगे तो अगले दिन बिजनौर और सहारनपुर का दौरा करेंगे। इसका मिशन इससे जुड़ी 4 लोकसभा सीटों पर हर हाल में भाजपा की जीत की संभावना को पुख्ता करना है। जब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव की बात आती है तो भाजपा की तरफ से अमित शाह का नाम रणनीतिकारों की सूची में सबसे ऊपर देखा जाता है। एक बार फिर देश लोकसभा चुनाव की दहलीज तक पहुंच रहा है और हर बार की तरह उत्तर प्रदेश की भूमिका इस बार भी अहम होने वाली है। ऐसे में भाजपा उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को लेकर कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती। जिन सीटों पर भाजपा के लिए पिछले चुनाव में मुश्किलें पैदा हुई, अब उन सीटों की जिम्मेदारी अमित शाह ने अपने कंधों पर उठाई है। 2019 में हारी हुई सीटों पर अमित शाह मंथन करेंगे। 10 जनवरी को अमित शाह यूपी दौरे पर पहुंच सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि अमित शाह अंबेडकर नगर और बलरामपुर में रहेंगे, जबकि 17 जनवरी को अमित शाह सहारनपुर और बिजनौर का दौरा करेंगे। यानी जिन सीटों को जीतने की कसक 2019 में बाकी रह गई, अब उन सीटों पर अमित शाह मेहनत करेंगे। 2019 में भाजपा गठबंधन ने यूपी में 64 सीटें जीती थी। 10 लोकसभा सीटों पर बसपा ने कब्जा किया था, जबकि सपा के हाथ में 5 सीटें और कांग्रेस के पास 1 सीट गई थी। पिछले कुछ महीनों में यूपी के सियासी आंकड़ों में थोड़ा सा बदलाव भी हुआ है। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट को उपचुनाव में जीतकर भाजपा ने अपनी सीटें बढ़ा ली हैं, जबकि मैनपुरी को जीतकर सपा ने सियासी इज्जत भी बचाई और 2 सीट तक गिरने के अनचाहे रिकॉर्ड से भी बच गए। लेकिन जब अमित शाह यूपी की जमीन पर पहुंचेंगे तो रायबरेली को लेकर भी रणनीति बनेगी और मैनपुरी को लेकर भी, क्योंकि लक्ष्य 80 में से 80 सीटें जीतने का है।
2024 को लेकर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बड़ी रणनीति तैयार की है। खासतौर से वो सीटें जो बीजेपी 2019 में नहीं जीत पाई थी, उन सीटों पर भी कैसे जीत हासिल की जाए, ये पार्टी की रणनीति है। और खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश का दौरा कर सकते हैं। 16 और 17 जनवरी को वो 2 दिन के यूपी दौरे पर आ सकते हैं। 16 तारीख को कहा जा रहा है कि वो अंबेडकर नगर जा सकते हैं, जहां पर वो समीक्षा बैठक कर सकते हैं। इसके अलावा 17 तारीख को वो सहारनपुर जा सकते हैं। वो ऐसी सीटों पर जाएंगे जो बीजेपी हार गई थी, जहां पर हार का जो हम कहें मार्जिन था वो बेहद कम था। और ऐसी सीटों के लिए बीजेपी लगातार अपनी रणनीति तैयार कर रही है। खासतौर से जो राज्यसभा के सदस्य हैं, यानी जहां पर बीजेपी के सांसद नहीं है, उन सीटों पर राज्यसभा के सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई है। अमित शाह के यूपी दौरे से साफ है कि भाजपा 2024 की तैयारी में जुट गई है। इस बार भाजपा की कोशिश यूपी में नया रिकॉर्ड बनाने की होगी, साथ ही उस अंतर को पाटने की भी होगी जो 2014 के बाद 2019 में नजर आया। 2014 लोकसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन ने यूपी में 71 सीटें जीती थी, जबकि 2019 में भाजपा गठबंधन को सिर्फ 64 सीटें मिली। 2019 में सपा बसपा का गठबंधन कुछ सीटों पर भाजपा के लिए चुनौती बना। हालांकि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भाजपा के हौसले बुलंद हैं। आजमगढ़ और रामपुर में जीत दर्ज करने के बाद भाजपा को भविष्य बेहतर नजर आ रहा है। अब बिल्कुल हमारे संगठन महामंत्री जी आए हैं और आगे क्या अभियान होंगे, क्या कार्यक्रम होंगे, निगम को लेकर आगे जो भी निर्णय आएगा उसके अनुसार कैसे हम लोगों को आगे बढ़ना है, इन सब चीज़ों को लेकर चर्चा होगी। 2024 में कुछ सीटें छूट गई थी, उसके लिए तो 2019 में, माफ कीजिएगा, 24 का चुनाव जी, तो उसको लेके तो पार्टी पूरे देश भर में जहां पर हम लोग नहीं विजयी हो पाई थी भाजपा, उसको लेकर तो एक रणनीति है ही है पहले से ही। उस पर केंद्रीय मंत्री संगठन के लोग उस पर काम कर रहे हैं। यूपी में रायबरेली और मैनपुरी समेत 14 सीटें अभी ऐसी हैं जहां भाजपा के सांसद नहीं। लेकिन चुभने वाली बात यह है कि जिन सीटों को भाजपा 2019 के लोकसभा चुनाव में हारी थी, उन सीटों पर 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी ज्यादा बदलाव नहीं दिखा। 2019 में अंबेडकर नगर लोकसभा सीट भाजपा 96,000 वोट से हारी थी। 2022 विधानसभा चुनाव में अंबेडकर नगर जिले की 5 सीटों पर भाजपा की हार थी, जबकि बलरामपुर और श्रावस्ती लोकसभा सीट भाजपा सिर्फ 5,000 वोट से हारी थी। सहारनपुर लोकसभा सीट भाजपा 22,000 वोट से हारी थी, जबकि बिजनौर लोकसभा सीट को 70,000 वोट से गंवाया था। जिन 4 सीटों पर अमित शाह दौरा करने वाले हैं, वो अभी बसपा के पास है। अब इन जिलों में पहुंचकर अमित शाह कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र देने वाले हैं। अमित शाह यूपी में आएंगे तो सिर्फ बैठक ही नहीं करेंगे, पार्टी की तरफ से जनसभा की भी तैयारी हो रही है, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के बाद ये अमित शाह का पहला यूपी दौरा होगा। और इस दौरे पर वो पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक विरोधियों को चुभने वाला संदेश देकर जाएंगे। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मुकाबला चाहे लोकसभा चुनाव का हो या फिर विधानसभा चुनाव का, चाहे लड़ाई उपचुनाव की हो या निकाय चुनाव की, भाजपा के खेमे में ऐसे तमाम मुकाबले में संगठन की अहम भूमिका होती है। यही वजह है कि भाजपा के महामंत्री संगठन बीएल संतोष के 2 दिन के लखनऊ दौरे पर सबकी नजरें टिकी हैं। उन्होंने संगठन और सरकार के समन्वय से लेकर अगले तमाम चुनावों के लिए संगठन की रूपरेखा तैयार करना शुरू कर दी है। इसको लेकर आज पूरे दिन लखनऊ में बैठकों का सिलसिला चला, जिसमें बड़ी रणनीति तैयार की। अमित शाह के यूपी दौरे पर आने की सुगबुगाहट तेज हुई और भाजपा के नेता काम पर जुट गए। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष 2 दिन के लखनऊ दौरे पर पहुंचे। पहले दिन पार्टी कार्यालय पर 3 अलग अलग सत्रों में बैठक की। पहली बैठक पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ, दूसरी बैठक में जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी शामिल हुए, तीसरी बैठक में सभी मोर्चों के अध्यक्ष और मोर्चों के प्रभारी मौजूद रहे। नए साल की शुरुआत के साथ ही बीजेपी 2024 को लेकर अपनी रणनीति तैयार करने में जुटी है। भले ही लखनऊ में कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, लेकिन बीजेपी कार्यालय पर कार्यकर्ता जो हैं वो इस कड़ाके की ठंड में भी
लगातार सुबह से ही मौजूद हैं, क्योंकि खुद पार्टी के जो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है BL संतोष, वो 2 दिन के लखनऊ दौरे पर पहुंचे हैं और आज पहले दिन उन्होंने लगभग 3 अलग अलग सत्र में बैठकें की हैं, महत्वपूर्ण बैठकें हैं। जो पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी हैं, लगभग 51-52 उनकी संख्या है, उनके साथ बैठक की है। सबसे पहले जो भी आ रहा है वो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा रहा है और यहाँ हर एक व्यक्ति की कौन आएगा, किसे एंट्री मिलेगी, उसका यहाँ पर नाम दर्ज है। जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, जिसका नाम है वो 2024 के चुनाव को लेकर पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, इसे लेकर इन बैठकों में चर्चा हुई। वहीं स्थानीय निकाय चुनाव और 5 MLC सीटों पर जो चुनाव होना है, उसे लेकर पार्टी की रणनीति पर भी बैठक में चर्चा हुई। माना जा रहा है कि जल्द ही संगठन में बदलाव के साथ नए अभियान की शुरुआत होगी। संगठन में बदलाव का संकेत खुद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दिए हैं। हमारे यहाँ संगठनात्मक व्यवस्था एक काल अवधि के लिए होती है। अभी मिड सेशन के लिए मुझे काम दिया है पार्टी ने, और मैं पार्टी के नेतृत्व से बातचीत करके, आज भाई साहब भी आए हैं हमारे संगठन मंत्री जी, उनसे बातचीत करके अगर अनुमति मिलेगी तो आंशिक परिवर्तन की ओर बढ़ेंगे। भाजपा की इस बैठक में सशक्त मंडल और सशक्त बूथ की योजना भी बनी। BL संतोष ने संगठन को मजबूत करने का मंत्र दिया। सभी से कहा कि पद मिलने के बाद भी अगर उनके साथ जुड़े लोगों की संख्या में इजाफा नहीं हुआ तो ये सोचने वाली बात है। उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत करने पर ध्यान दें। बैठक में कई नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी, जैसे नरेंद्र कश्यप ने पिछड़ा वर्ग से जुड़े सम्मेलन का सुझाव दिया, जबकि बासित अली ने पसमानदा सम्मेलन की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया। आगामी लोकसभा चुनाव हैं, उनको लेकर के एक राष्ट्रवाद के लिए और सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के लिए, और पार्टी सबके लिए है, सबको साथ लेकर के चलेगी। जैसा कि लगातार माननीय भूपेंद्र चौधरी जी कह रहे हैं कि इस बार हर जगह हम चुनाव लड़ेंगे, हमारी भूमिका बड़ी हो और हम सबको साथ लेकर चलें, इस बात पर मंथन हुआ। निकाय चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, भाजपा हर तैयारी दुरुस्त रखना चाहती है। नहीं, ये तो देखो, महामंत्री संगठन जब आते हैं तो निश्चित रूप से जितने भी हमारे काम चल रहे हैं वर्तमान में उनकी समीक्षा होती है, भविष्य के कार्यक्रमों पर चर्चा होती है। तो महामंत्री संगठन का आना तो पूरे एक तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश, इतना बड़ा प्रदेश है, उसमें संगठन की जब समीक्षा होगी तो 2 दिन तो चाहिए ही। देखिए, ये महत्वपूर्ण बैठक है। माननीय BL संतोष जी 2 दिन का प्रवास उनका हम लोग के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है, ये महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिए। इसमें लोकसभा का चुनाव पर भी और अपने नगर निगम पर भी और अपने संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा भी, और हर मैंने करीब कई राउंडों में, आज 4 राउंड में बैठक है, कल भी है। तो ये बैठक आने वाली उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। बैठक में चर्चा तो तमाम मुद्दों पर हुई और सभी मुद्दों का आखिरी सिरा निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव से जुड़ता है। इस बैठक से भाजपा ने ये भी साफ कर दिया कि वो 2024 के चुनाव में यूपी की तरफ से कोई कमी नहीं रखना चाहती। संगठन की बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री आवास पर भाजपा कोर कमेटी की बैठक भी हुई, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और यूपी भाजपा के प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहे। ABP गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। और अब बात OBC आरक्षण की, जिस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। हाईकोर्ट के फैसले के 2 दिन बाद से ही यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। यूपी सरकार की मांग है कि इस पर मामले में जल्द से जल्द सुनवाई की जाए और हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाए। लेकिन अब समाजवादी पार्टी की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सपा ने भी लगभग वही मांग की है जो यूपी सरकार ने की है। दरअसल भाजपा हो या सपा, दोनों इस वक्त खुद को OBC हितैषी दिखाने की रेस में है, क्योंकि यूपी में OBC ऐसा वोट बैंक है जो सत्ता के लिए सबसे जरूरी होता है। यूपी के निकाय चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है। समाजवादी पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका दाखिल की है। सपा विधायक राम सिंह पटेल समेत 7 सपा नेताओं ने याचिका दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि स्थानीय निकाय चुनाव OBC रिजर्वेशन के साथ ही करवाया जाए। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है।
राम सिंह पटेल प्रतापगढ़ जिले के पट्टी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। अब इस याचिका पर 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस बीच यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई होनी है। अदालत के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले को मेंशन किया। उन्होंने कहा कि इसे जल्द सुना जाना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि इस वक्त परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है। यूपी सरकार ने कहा कि उसकी तरफ से ओबीसी आयोग का गठन कर दिया गया है। ऐसे में स्थानीय निकाय चुनाव आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही कराए जाए। इस याचिका में यूपी सरकार ने हाई कोर्ट के बिना रिजर्वेशन के निकाय चुनाव करवाने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की। इस बीच निकाय चुनाव के मामले पर सियासत गर्म है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, हमारी पार्टी हर छोटे बड़े चुनाव के लिए पूर्णतया तैयार है और हम निरंतर अपने संगठन को मजबूत करते रहते हैं। फिलहाल जो परिस्थितियां हैं उसमें निकाय चुनाव में अभी समय है, लेकिन हमारा संगठन तैयार है और हम निकाय चुनाव में प्रतिभाग भी करेंगे। उधर आम आदमी पार्टी ने लखनऊ में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पार्टी ने भाजपा सरकार पर ओबीसी वर्ग के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात मथुरा में मौजूद श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े विवाद की। दरअसल कोर्ट के फैसले के बाद अब शाही ईदगाह मस्जिद का भी सर्वे किया जाएगा। माना जा रहा है कि जिस तरह ज्ञानवापी विवाद में सर्वे हुआ, उसी तरह मामले में भी सर्वे होगा, क्योंकि हिंदू पक्ष का दावा है कि मथुरा में औरंगजेब ने श्री कृष्ण मंदिर तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद बनवा दी थी। लेकिन आज इस मामले में नया अपडेट आया। मुस्लिम पक्ष की ओर से दोबारा विचार के लिए एक आवेदन दाखिल किया गया है। इसमें कोर्ट से सर्वे से जुड़े आदेश पर दोबारा विचार करने की प्रार्थना की गई है। उधर पक्षकार और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ने मुस्लिम कट्टरपंथियों से जान का खतरा बताकर माहौल गरमा दिया है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का विवाद समाधान की राह पर नजर आ रहा था, लेकिन मामला एक बार फिर उलझ गया है। कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की अमीन सर्वे के आदेश भी दे दिए थे, लेकिन मुस्लिम पक्ष को सर्वे का ये आदेश चुप गया। शाही ईदगाह पक्ष ने सिविल जज सीनियर डिवीजन 3 की अदालत में ऑब्जेक्शन दाखिल कर दिया। मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दाखिल करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। साथ ही ये भी कहा कि उनका पक्ष सुने बिना ही कोर्ट ने अमीन के जरिए सर्वे का आदेश दिया है। ऐसे में शाही ईदगाह पक्ष को आदेश की कॉपी दी जाए और पक्ष रखने का समय दिया जाए। मेरे द्वारा इस मुकदमे में केवल एक एप्लीकेशन मूव की गई है कि जैसे जो सर्वे वाली बात कही जा रही है मीडिया चैनल्स के माध्यम से, समाचार पत्रों में, आज जानकारी करने पर पता हुआ कि ऐसा कोई आदेश ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा पारित नहीं किया गया है। जो आदेश है वो सर्वे का नहीं है, इसका इंस्पेक्शन, बल्कि जनरल इंस्पेक्शन का है कि मौके पर प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट शाही मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि किस सिचुएशन में मौके पर स्थित है। केवल एक जनरल इंस्पेक्शन का आदेश है, सर्वे का नहीं है। सर्वे का आदेश या सर्वे होना एक डिफरेंट चीज़ है और जनरल इंस्पेक्शन होना एक अलग चीज़ है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया और दलील सुनने के बाद 20 जनवरी की तारीख तय की। ऐसे में 20 जनवरी तक अमीन सर्वे की जो प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए थी, वो अब रुक गई है। अब 20 जनवरी को कोर्ट शाही ईदगाह पक्ष की दलीलों को सुनेगा और तब तक सर्वे की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। हिंदुओं का दावा है कि यहाँ मंदिर था जिसे औरंगजेब ने तोड़वाकर मस्जिद बनवा दी। हिंदुओं का मानना है कि जिस जगह पर ईदगाह मस्जिद को बनाया गया है, ये वही जगह है जहाँ कंस की जेल हुआ करती थी। हिंदू पक्ष ने पूरी 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक देने की मांग की है। क्या लग रहा है, आप इसको एक बड़ी जीत देख रहे हैं? क्योंकि अब एक कदम आप आगे बढ़ चुके हैं। ये हिंदुओं की एक बड़ी जीत की ओर एक कदम है और ये बड़ी जीत को हम समझ सकते हैं कि पहली बार कम से कम कुछ स्टेप आगे बढ़ी कोर्ट। ये सर्वे का काम रहा है। वाराणसी में जैसे ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे हुआ था, ऐसे ही सर्वे हो पाएगा? सर्वे ऐसा ही होगा क्योंकि वो भी सर्वे लीगल था, आपने देखा, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं रोका। वैसे ये कहीं पे भी चले जाएं, ये सर्वे नहीं रोकने वाला।
एक तरफ मामला अदालत में है तो दूसरी तरफ मामले में पक्षकार और अखिल भारत हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने सीएम योगी को चिट्ठी लिख दी है। दिनेश शर्मा का कहना है कि मुस्लिम कट्टरपंथियों से उनकी जान को खतरा है, ऐसे में उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इससे पहले वो कई बार प्रशासन को भी सुरक्षा वाली चिट्ठी लिख चुके हैं। मैं कृष्ण जन्मभूमि केस से ईदगाह को हटाने के केस में मुख्य वादी हूँ हिंदू महासभा की तरफ से, और मैंने पहले ही प्रार्थना पत्र दिया था। पिछली बार भी मगोरा थाने के अंतर्गत मुझ पर हमला हो चुका है जानलेवा। कल भी मैं अपने घर जा रहा था तो मुझ पर हमले का प्रयास किया गया और मुझ पर मेरी जो घर की रैकी की जाती है तो मैं कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के निशाने पे हूँ और मेरी कभी भी हत्या हो सकती है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से मांग की है कि यदि मेरी हत्या हो जाती है तो मथुरा डीएम को जिम्मेदार समझा जाए, क्योंकि मैं मथुरा डीएम को कई बार प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ कि मेरी सुरक्षा करें। कुल मिलाकर ये मामला एक बार फिर खिंचता दिख रहा है, क्योंकि शाही ईदगाह पक्ष के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए 20 जनवरी की तारीख तय की गई है। यानी 20 जनवरी तक अमीन सर्वे की प्रक्रिया रुक गई है और हिंदू पक्ष को लगता है कि जानबूझकर मामले को लटकाने की कोशिश की जा रही है। शिशिर चतुर्वेदी हैं जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हिंदू महासभा का ट्रांसफर का केस आज जनपद न्यायाधीश महोदय का लिस्टेड था। हमारा पूरा आर्गूमेंट तो हो चुका है और मुस्लिम पक्ष द्वारा अपना आर्गूमेंट रखना था, लेकिन पिछली डेट पे भी ये लोग आर्गूमेंट करने नहीं आए, क्योंकि आज कंडोलेंस हो गई और कंडोलेंस की वजह से उसमें आर्गूमेंट नहीं हो पाया, इसलिए कल बहस में डेट लगा दी है जिलाधिकारी महोदय ने। चूँकि मामला अति अर्जेंट है, हमारा अर्जेंसी को देखते हुए जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा कल की डेट हियरिंग में लगाई है, कल लिस्टेड है बहस में। माना जा रहा था कि सर्वे का काम 2 जनवरी से शुरू हो जाएगा, लेकिन मुस्लिम पक्ष की आपत्ति के बाद ये मामला कुछ समय के लिए टल गया है। अब इंतजार है 20 जनवरी का, जब मुस्लिम पक्ष कोर्ट में अपनी आपत्ति दाखिल करेगा। एबीपी गंगा के लिए मथुरा से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। और अब बात समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, जो कानपुर से लखनऊ तक जेल भरो आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। सपा लगातार इस बात को दोहरा रही है कि इरफान सोलंकी समेत सपा नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। इन्हीं आरोपों के साथ साल के आखिरी दिन कानपुर में 24 घंटे का सत्याग्रह किया गया, लेकिन सपा इस मामले में अब एक और कदम आगे बढ़ने की तैयारी में है। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने भी जेल भरो आंदोलन की बात कही थी और सपा के नेताओं को अब सिर्फ अखिलेश यादव की हरी झंडी का इंतजार है। साल के आखिरी दिन यूपी सरकार के खिलाफ सत्याग्रह करके सपा ने ये बता दिया था कि 2023 में टक्कर आर पार की होगी। समाजवादी पार्टी इन दिनों सत्ताधारी भाजपा से लगातार टकराव के मूड में दिख रही है। इसकी वजह है सपा नेताओं पर लगातार हो रही कार्रवाई। जब से कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी को जेल भेजा गया, लगातार उन पर मुकदमे लगने लगे, तभी से समाजवादी पार्टी आग बबूला है। पहले अखिलेश यादव ने जेल पहुंचकर इरफान सोलंकी से मुलाकात की और उसके बाद सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी के नेतृत्व में 24 घंटे का सत्याग्रह हुआ और अब तैयारी जेल भरने की है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में जोश पैदा किया और ये हम लोगों ने जांच भी कर ली कार्यकर्ता किस हद तक तैयार है। और 24 घंटे सर्दी में हम लोग बाहर रह के हम लोगों ने जाना कि हमारा कार्यकर्ता पूरे तौर पर तैयार है। तो जहाँ सत्याग्रह पे हम लोग बैठे थे वहाँ तो कोई इंतजाम नहीं थे, जेल में तो फिर भी इंतजाम होते हैं, आखिर कंबल मिलेंगे, भोजन मिलेगा, और जहाँ कोई इंतजाम नहीं था वहाँ हमारा कार्यकर्ता डटा रहा है इस सर्दी में। तो इसका मतलब हमने जांच लिया कि जेल भरो आंदोलन के लिए समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ में तैयार है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले ही इशारा कर चुके हैं, जेल भरो आंदोलन की तैयारी पार्टी कर रही है। अखिलेश जब इरफान सोलंकी से मिलने कानपुर की जेल पहुंचे थे, तभी उन्होंने जेल भरो आंदोलन की हुंकार भर दी थी। समाजवादी पार्टी लगातार इनको सावधान भी करेगी और जनता को बताएगी भी, और जहां जरूरत पड़ेगी आंदोलन की तो आंदोलन भी होगा और जरूरत पड़ेगी तो जेल भरो आंदोलन भी बहुत जल्दी शुरू होगा। अखिलेश यादव की कोशिश कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने की है, साथ ही साथ ये संदेश देने की भी है कि वो मुश्किल हालात में अपने नेताओं को अकेला नहीं छोड़ेंगे। यही वजह है कि कभी वो आजमगढ़ जेल में बंद रमाकांत यादव से मुलाकात करते हैं तो कभी झांसी जेल में बंद दीप नारायण यादव से। सपा जब जेल भरो आंदोलन करेगी तो उसमें बेरोजगारी और महंगाई को भी मुद्दा बनाते हुए आम जनता तक मैसेज दिया जाएगा। क्योंकि तारीख तो राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करनी है, तो उन्होंने अभी शायद तय नहीं करी। भाई चेतावनी दी जाती है, हमारा कोई शौक नहीं है जेल जाना,
हम सरकार की गलत नीतियों के विरोध में हैं। सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से बात सुननी चाहिए, सदन में सुननी चाहिए। हमारे ज्ञापन जाते हैं, ज्ञापन को देखना चाहिए क्या समस्याएं हैं आखिर, लेकिन सरकार ना सदन चलाना चाहती है, ना समस्याओं को सुनना चाहती है। तो हम चेतावनी दे रहे हैं सरकार को, भाई सुन लो तो सुन लो। सपा का आरोप है कि विपक्ष के नेताओं को जानबूझकर फंसाया जा रहा है, जबकि भाजपा के नेता ऐसे ब्लैकमेल की नाकाम कोशिश मानते हैं। मुझे लगता है ये सत्याग्रह करना, फिर जेल भरो आंदोलन करना, ये सरकार पर ब्लैक करने का, सरकार को ब्लैकमेल करने का एक षड्यंत्र है जो जनता सफल नहीं होने देगी। दबाव में ना आप कानून व्यवस्था को ले सकते हैं, दबाव में ना आप कोर्ट को दबाव में ले सकते हैं, और ना इस तरह का कोई कृत्य करके आप योगी जी जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को और कानून व्यवस्था को दबाव में ले सकते हैं। इसकी कल्पना मुझे लगता है इनको नहीं करनी चाहिए। इरफान सोलंकी कानपुर से महाराजगंज जेल भेजे जा चुके हैं। पुलिस ने पिछले 2 महीनों में उन पर 8 मुकदमे दर्ज किए हैं। सपा विधायक इरफान सोलंकी पर दर्ज मामलों की संख्या 17 तक पहुंच गई है, लेकिन कानपुर पुलिस के एक्शन को देखकर लगता नहीं कि मुकदमों की संख्या यहीं तक रुक जाएगी, क्योंकि अवैध जमीन से लेकर दंगों तक के कई मामले हैं जिनमें इरफान की भूमिका की जांच चल रही है। अखिलेश यादव जब इरफान सोलंकी से मिलकर गए तब भी इरफान की मुसीबत कम नहीं हुई। ऐसे में समाजवादी पार्टी के जेल भरो आंदोलन से कोई फर्क पड़ेगा, ये भी कहना मुश्किल है। हालांकि सपा भाजपा सरकार से 2-2 हाथ करने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। और अब बात पूर्वांचल के बाहुबलियों की मुलाकात के इंतजार की। दरअसल 21 साल बाद माफिया मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह का आमना सामना हो सकता है। उसरी कांड में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोनों को 3 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया है, लेकिन पेशी से पहले ही मुख्तार के वकील ने जान का खतरा बताते हुए कोर्ट में अर्जी लगा दी है। मुख्तार को लगता है कि बांदा जेल से गाजीपुर तक उसकी जान को खतरा है, वो भी तब जब ब्रजेश सिंह और उसकी एक साथ पेशी होगी। मुख्तार के बेटे ने भी पिता की सुरक्षा को लेकर गुहार लगाई है। पूर्वांचल के 2 बाहुबली और 2 दशक से ज्यादा पुरानी दुश्मनी। 21 साल बाद गाजीपुर के उसरी चट्टी कांड की यादें फिर से ताजा हो रही हैं। इसकी वजह इस केस के दोनों पक्षों का आमने सामने आना है। एक तरफ बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी, तो दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह। 3 जनवरी को पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह एक बार फिर आमने सामने होंगे। कानूनी लड़ाई चलेगी। इसमें ब्रजेश सिंह के खिलाफ मुख्तार अंसारी की गवाही होनी है। बांदा जेल से मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट ने मुख्तार को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर गवाही दर्ज कराने का आदेश दिया है। इस दौरान आरोपी ब्रजेश सिंह भी कोर्ट रूम में होंगे। करीब 21 साल बाद दोनों आमने सामने रहेंगे। इसे लेकर कोर्ट परिसर में सुरक्षा पुख्ता किए जाने की तैयारी की गई है। प्रशासन की ओर से दोनों की कोर्ट में पेशी के दौरान स्थिति को नियंत्रित करने के लिए विशेष योजना बनाई गई है। एमपी एमएलए कोर्ट में इन दोनों लोगों की पेशी है और ये कहा गया है कि मुख्तार अंसारी सशरीर कोर्ट में उपस्थित होंगे। घटना 2001 की है और इस दौरान उसरी चट्टी का कांड हुआ था, जिसमें 15 लोगों को नामजद किया गया था और दोनों ओर से एक लोगों की मौत भी हुई थी। नोटबंदी के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काफी अहम फैसला आया। सर्वोच्च अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार के 2016 में 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने कहा कि आर्थिक फैसलों को बदला नहीं जा सकता। कोर्ट ने माना कि नोटबंदी की प्रक्रिया में कोई कमी नहीं थी। जैसे ही कोर्ट की तरफ से यह फैसला आया, भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर हमले शुरू कर दिए। मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी।
करीब 6.5 साल पहले जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया, उसके कुछ ही वक्त के बाद से देश की सियासत में नया भूचाल आ गया। जैसे जैसे नोटबंदी का फैसला पुराना होता गया, वैसे वैसे सियासत और जोर पकड़ने लगी, क्योंकि सवाल सीधे सीधे सरकार के एक बड़े फैसले पर था। कई लोगों को इस फैसले में खामी लगी। किसी ने बिना तैयारी के फैसला थोपने का आरोप लगाया, तो किसी ने इसे आवेश में लिया जाने वाला फैसला बताया। नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 58 याचिकाएं दाखिल हुई थी, जिस पर अब सर्वोच्च अदालत ने फैसला सुना दिया है। बहरहाल बात तो चुभेगी में आज जितना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।